नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एम ए प्रीवियस का जो पहला पेपर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, उसकी पहली यूनिट का टॉपिक है समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण, वह पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने समाजीकरण का जो प्रारंभिक परिचय है उसका अध्ययन किया था। आज हमें ये जानना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं और समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से जहाँ व्यक्ति का समाजीकरण होता है। ये जो टॉपिक है न केवल एमए प्रीवियस की पहली यूनिट के इस टॉपिक को कवर करता है, बल्कि यूजी पार्ट फर्स्ट यानी बीए पार्ट फर्स्ट का जो पहला पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसके भी सिलेबस को कवर करता है। इसलिए ये पीजी प्रीवियस और बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। डियर स्टूडेंट्स, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनमें टालकट पार्सन है, रॉब एच.एम. जॉनसन है, जीन पियाजे है, ये प्रमुख हैं। और समाजीकरण के बारे में हम जानते हैं कि समाजीकरण सीखने की एक आजीवन सामाजिक प्रक्रिया है जो जिसे व्यक्ति संस्कृति को आत्मसात करके समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। तो ये जो समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है, ये आखिर किस तरह होती है? तो इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं जो इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। इसमें यह है कि पहला जो इसका प्रोसेस का पहलू है, तत्व है, वह है अनुकरण। यानी व्यक्ति समाज में दूसरों को देखकर सीखता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे हैं, शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, वो उनके माता पिता जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसी तरह का व्यवहार वो करते हैं। यानी व्यक्ति सीख कर अनुकरण करके बहुत अधिक व्यवहार सीखता है, बहुत अधिक समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है अनुकरण। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण घटक है सुझाव। यानी कि जब व्यक्ति समाज में, परिवार में, मित्र समूह में, पड़ोस में, ये जो प्राथमिक समूह है, परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, इनके साथ सबसे अधिक समय व्यतीत करता है। इसके अलावा स्कूल है, कॉलेज है, समाज है, दूसरी संस्थाएं, उनके साथ भी व्यक्ति समय व्यतीत करता है। तो वहाँ उसे बहुत सारे सुझाव और सलाह मिलती है कि ये काम ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है, यूँ कर सकते हैं, वो कर सकते, वह कर सकते हैं। तो सुझाव से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। तो सुझाव भी समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण तत्व है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। यानी व्यक्ति दूसरों से तुलना करता है अपनी और उन जैसा बनना चाहता है। उसके लिए कुछ रोल मॉडल होते हैं और कुछ व्यक्ति या समूह है वो उनसे तुलना करता है और उनके अनुसार बनना चाहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं, अनुकरण, दूसरा है सुझाव और तीसरा है प्रतिस्पर्धा, ये उप प्रक्रियाएं हैं। इनके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया है वह चलती रहती है। जहाँ तक बात टालकट पार्सन और एच.एम. जॉनसन की है, तो टालकट पार्सन अमेरिका के बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं और उनका ये कहना है कि बच्चा या शिशु उस पत्थर के समान है जो जन्म के द्वारा ही सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है और वह बच्चा अपनी सीखने की जैविक क्षमता के आधार पर समाजीकरण द्वारा समाज का अंग बन जाता है। प्रारंभिक जो शिशु होता है सीखने की क्षमता से युक्त होता है वो, लेकिन वह न तो सोशल होता है, सामाजिक होता है, न ही समाज विरोधी होता है, एंटी सोशल होता है, बल्कि वह सामाजिकता के प्रति तटस्थ अर्थात यानी सोशल होता है और अपनी सीखने की क्षमता के आधार पर व्यक्तित्व का विकास करके समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बन जाता है। ये टालकट पार्सन के समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में अपने विचार है। एच.एम. जॉनसन ने अपने पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन में ये कहा है कि बालक
का जो मस्तिष्क होता है वो नमनीय होता है, ग्रहणशील होता है और जिसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा जा सकता है। जैसे कुम्हार है वो कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो जब मिट्टी कच्ची होती है तो उसे कैसा भी रूप दिया जा सकता है। ठीक वैसी स्थिति शिशु की होती है। उसका मन कोरे कागज की तरह होता है, उस पर हम जो कुछ लिखते हैं वही वह सीखता है। तो इस प्रकार एच.एम. जॉनसन का कहना है कि बालक का जो मस्तिष्क है वो नमनीय और ग्रहणशील होता है और उसे जैसा चाहे वैसा मोड़ा जा सकता है और उसमें सीखने की पूरी क्षमता होती है। उदाहरण के लिए एक बालक को हम अहिंसक भी बना सकते हैं, योद्धा भी बना सकते हैं, कोई भी भाषा सिखाते हैं और ये सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसी तरह जीन पियाजे हैं, उन्होंने भी सीखने की प्रक्रिया और उसके चरणों को मनोवैज्ञानिक आधार पर 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है और उसके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया को समझा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो समाजीकरण के सोपान और उनके चरणों की जो व्यवस्थित समाज शास्त्रीय व्याख्या है वो एच.एम. जॉनसन ने की है और उन्होंने ये चीज़ें टालकट पार्सन से ग्रहण की है। एच.एम. जॉनसन ने समाजीकरण के जो ये सोपान है उनको मुख्य रूप से 4 स्तरों में विभाजित किया है। पहला है ओरल स्टेज, मौखिक स्तर, जो 0 से लेकर 0 से लेकर 1 वर्ष तक होती है। उसके बाद की अवस्था एनल स्टेज, जिसे शौच अवस्था या गुद्दा स्तर भी कह सकते हैं, ये 1 से 3 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था ओडिपल स्टेज, ऑडिपल अवस्था, इसको हिंदी में मातृरति स्तर बोलते हैं, ये 3 से 6 वर्ष तक होती है। और चौथी अवस्था किशोर अवस्था, एडोलिसेंस या एडोलिसेंट स्टेज, ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। ये 4 समाजीकरण के मुख्य सोपान है। जो पहला सोपान है ओरल स्टेज, उसमें बालक अपनी ज़रूरतों हेतु मौखिक निर्भरता स्थापित करता है और ये इसका सिगमंड फ्रायड है वो प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन, प्राथमिक परिचय के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें जो बालक है अपने आप को माँ से अलग नहीं कर पाता है, माँ के पास उसे अच्छा अनुभव होता है और यह माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनको अलग करना संभव नहीं होता है। इस अवस्था में माँ से मौखिक और हाव भावों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखता है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, ये मौखिक स्तर होता है। उसके बाद की जो अवस्था होती है इसमें जिसको हम शौच अवस्था, एनल स्टेज या गुद्दा स्तर बोलते हैं, इसमें माँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग है उससे अलग करने का प्रयास करती है और टॉयलेट की ट्रेनिंग देती है, शौच का प्रशिक्षण देती है ताकि वह आत्मनिर्भर हो। उसको बातचीत करना, चलना फिरना भी सिखाया है। यानी सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप उसे शौच संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे सही गलत बातें, स्वच्छता से संबंधित बातें बताई जाती है। तो ये अवस्था शौच अवस्था कहलाती है और ये 1 से 3 वर्ष तक की आयु का स्तर होता है। और तीसरी अवस्था है वो है मातृरति स्तर, ऑडिपल स्टेज। इस अवस्था में ये माना जाता है, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी गई है, इसमें ये माना गया है कि इसमें जो भी शिशु होता है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है और इस तरह वो है जो ऐसा सिगमंड जो फ्राइड है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, ये बताया है कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, यानी जो इस तरह की अवस्था है जिसमें लड़की की माँ के प्रति एक से प्यार की भावना जागृत होती है कि वह चाहता है कि पिता है वो माँ को प्यार नहीं करे। और एक दूसरी अवस्था होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसमें लड़कियों में ये भावना आती है कि पिता उनसे प्यार करे न कि उनकी माता से। ऐसा सिगमंड फ्रॉइड का मानना है। इनको ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है।
तो ये इस तरह का समय होता है जिसमें शिशु या बालक है जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है और धीरे धीरे उनमें यौन भावना का विकास होने लगता है। वह वह अपने माँ के प्रति अपने प्यार का एकाधिकार स्थापित करना चाहता है और इसी तरह लड़की वो पिता के प्रति आकर्षित होती है कि मतलब पिता उनसे प्यार करें न कि उनकी माता से। तो ये अवस्था है वो ऑडिपल स्टेज की अवस्था कहलाती है, मातृवती अवस्था कहते हैं इसको हिंदी में। और सामाजिकरण का जो चौथा सोपान है वह है एडोलिसेंट स्टेज या एडोलिसेंस, जो 6 से 12 वर्ष तक की आयु तक होता है। ये एक तरह का संक्रमण काल है और इसमें बच्चे हैं वो अपने माता पिता से स्वतंत्र रहने का प्रयास करते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। और इसमें बालक न तो छोटा होता है न ही युवक होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक संकट भी इसके सामने उपस्थित होते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे का जो सेल्फ है उसका विकास हो जाता है और बच्चा है अब वो लगभग स्वतंत्र रहने की स्थिति के अंदर आ जाता है। तो ये अवस्था एडोलिसेंस स्टेज है, किशोर अवस्था है, एडोलिसेंट स्टेज बोलते हैं इसको। जाने माने समाजशास्त्री रॉबर्ट बियर स्टेट ने अपने पुस्तक द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि व्यक्तित्व कभी बना बनाया नहीं आता है, पर्सनैलिटीज डू नॉट कम रेडीमेड। यानी किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास है वो सामाजिकरण से ही होता है और ये केवल जैविक प्रक्रिया हो ऐसा नहीं है, जन्म से अपने गुणों को प्राप्त नहीं करता है बल्कि समाज के सदस्य के रूप में धीरे धीरे वो सामाजिकरण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये सामाजिकरण के 4 मुख्य चरण है। इसके बाद में युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था में भी सामाजिकरण चलता रहता है। सामाजिकरण हम जानते हैं कि सीखने की आजन्म प्रक्रिया है, लेकिन जो ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, ऑडिबल स्टेज है और ये एडोलिसेंट स्टेज है, ये सामाजिकरण के 4 मुख्य चरण हैं जिनका एच.एम. जॉनसन ने विस्तृत समाजशास्त्री विवेचन प्रस्तुत किया और उन्होंने ये विवेचन टालकट पार्सन से ग्रहण किया है पूरी तरह और उसे अपने हिसाब से प्रस्तुत किया है। ये सामाजिकरण के एच.एम. जॉनसन द्वारा बताए गए सोपान हैं। साथ ही जे.एल. गिल्लिन एंड जे.पी. गिल्लिन की पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी, उन्होंने भी सामाजिकरण के 3 मुख्य चरण बताए हैं। पहला बालक, दूसरा युवा और तीसरा प्रौढ़। जब बालक अवस्था होती है उस समय वह माता पिता, अन्य बालकों, शिक्षक, मीडिया, समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इन सब के संपर्क में आता है और इसके माध्यम से उसका सामाजिकरण होता है। जब युवा हो जाता है तो अब अन्य युवा साथियों, माता पिता, बड़े बुजुर्गों, मंदिर, राजनीतिक दल, स्कूल, समूह, मित्र समूह, टीवी, सिनेमा, बुक्स, इस तरह की चीज़ों के माध्यम से उसका सामाजिकरण होता है। और तीसरी अवस्था जो प्रौढ़ अवस्था है उसमें वह अपनी पत्नी, बच्चों, घर, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, व्यावसायिक समूह इनके माध्यम से सामाजिकरण करता रहता है, सीखता रहता है। तो गिल्लिन ने भी सरल वर्गीकरण सामाजिकरण के चरणों का प्रस्तुत किया है जो बालक, युवा और प्रौढ़ अवस्था में होता है। अब महत्वपूर्ण सामाजिकरण से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात है सामाजिकरण के अभिकरण। हम पुस्तकों में सामाजिकरण की संस्थाएं भी पढ़ते हैं, हम इन्हें सामाजिकरण के अभिकरण भी कह सकते हैं, संस्थाएं भी कहते हैं। जब हम बात सामाजिकरण की संस्थाओं की करते हैं तो उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला प्राथमिक संस्थाएं और दूसरी द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक जो संस्थाएं होती हैं उसमें परिवार, मित्र समूह है, पड़ोस, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा नातेदारी समूह को भी
प्राथमिक संस्थाओं में कहा गया है, विवाह को भी प्राथमिक संस्थाओं में सम्मिलित किया गया है। यहाँ व्यक्ति का समाजीकरण होता है। और द्वितीयक संस्थाओं में शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल है, आर्थिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, व्यावसायिक समूह हैं, अजनबी हैं। ये सब द्वितीयक संस्थाओं में आते हैं जहाँ व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो व्यक्ति का जो समाजीकरण है वो प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं दोनों के माध्यम से होता है, लेकिन सबसे अधिक उसके समाजीकरण में योगदान प्राथमिक संस्थाओं का होता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक समय व्यतीत करता है व्यक्ति और सबसे अधिक प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंधों का निर्वहन करता है। और इस तरह का सामाजिक परिवेश मिलता है जहाँ बहुत सारी चीज़ें में सीखता है और उसका समाजीकरण होता है। बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में अगर हम विवेचन करें तो समाजीकरण की जो अभिकरण है उनको हम परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, शिक्षा, राज्य और जनसंचार साधन इनके रूप में विभक्त कर सकते हैं। और फिर इसके माध्यम से हम समाजीकरण को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जाने J.H. फिक्टर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहा है कि संपूर्ण समाज वो समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है और व्यक्ति जिस किसी के भी साथ संपर्क में आता है तो वह अपने आप में समाजीकरण का एजेंट होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समाज में समाजीकरण होता है। और लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्ति अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ संस्थाओं में व्यतीत करते हैं और वहीं उनका मुख्य समाजीकरण होता है। इरविंग गॉफमैन ने उनको टोटल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, संपूर्ण संस्था। उदाहरण के लिए सेना है, जेल है, आश्रम है, पागलखाना है, स्कूल और महाविद्यालय है, हॉस्टल है। ये इस तरह की संस्थाएं जहाँ व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है उसका मुख्य रूप से समाजीकरण होता है। तो इनको टोटल इंस्टीट्यूशन नाम दिया गया है। और समाज वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इन अभिकरणों में जो समाजीकरण के जो ये अभिकरण है इनमें सोशलाइजेशन भी होता है व्यक्ति का और रिसोशलाइजेशन भी होता है। जहाँ तक बात परिवार की है तो परिवार समाज की एक बुनियादी संस्था है, एक प्राथमिक समूह है। उसकी प्रथम पाठशाला है। वहाँ पर व्यक्ति है वो छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें सब सीखता है। सबसे अधिक अपने माँ से सीखता है और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का भी उसकी व्यक्तित्व पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। तो परिवार समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है जहाँ सबसे अधिक व्यक्ति समय व्यतीत करता है, सबसे अधिक चीज़ें सीखने को मिलती है। जो संस्कार और जो सुसभ्यता है वह व्यक्ति परिवार में ही सीखता है। इसलिए परिवार का समाजीकरण में सबसे अहम योगदान होता है। दूसरा है मित्र समूह। हम देखते हैं कि ऐसे बालक है वो अपने मित्र समूह के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहता है, उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। और जब वो समूह के अंदर खेलता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है, सहयोग भी होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, संघर्ष भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से वह समूह में मित्र समूह में बहुत सारी चीज़ें सीखता है। आधुनिक समाज में हमने देखा है कि डॉर्मेट्री युवा समूह की या युवा गृह की एक व्यवस्था होती है जिसमें उसका समाजीकरण होता है। वैसा ही समाजीकरण सभ्य समाज में मित्र समूह में भी होता है। और वहाँ आधुनिक समाज में युवा गृह की भूमिका काफ़ी व्यापक होती है, लेकिन उस आधुनिक समाज में जो मित्र समूह है उनकी भूमिका उस से मिलती जुलती हम मान सकते हैं। तो अपने मित्र समूह के साथ भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तीसरा महत्वपूर्ण अभिकरण है पड़ोस। परिवार और मित्र समूह के अलावा पड़ोस के साथ भी एक व्यक्ति उसका बहुत अधिक समय व्यतीत होता है और आवश्यकता के अनुसार पड़ोस है वह उनसे मदद भी लेते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। और संकट के समय बहुत सारी चीज़ें हैं वो पड़ोस से सीखते हैं।
शहरी समुदाय और ग्रामीण समुदाय दोनों ही जगह पड़ोस की बहुत अहम भूमिका होती है। तो ये भी समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। समाजीकरण का चौथा महत्वपूर्ण अभिकरण है शिक्षा। हम जानते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण बुनियादी सामाजिक संस्था है। विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है, वो ज्ञान अर्जन करता है, उसका व्यक्तित्व परिष्कृत और परिमार्जित होता है, अपने समाज और संस्कृति के बारे में जानता है, ज्ञान का हस्तांतरण करता है और वहाँ अपने टीचर्स से, सहपाठियों से, पुस्तकों के माध्यम से समाज, देश, दुनिया के बारे में बहुत अधिक ज्ञान अर्जित करता है। तो बहुत अधिक समाजीकरण उसका शिक्षण संस्थाओं में भी होता है। चौथा है राज्य। एक व्यापक अवधारणा है। यहाँ राज्य से तात्पर्य एक नागरिक के रूप में उसके दायित्व है, राज्य के नियम कानून उनका पालन करना, राज्य से जुड़ी हुई संस्थाएं, इन सब के माध्यम से भी व्यक्ति का समाजीकरण होता है। कानूनों का पालन करना सीखता है, नियमों का पालन करना सीखता है, राज्य की जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ता है और राज्य की जो गतिविधियाँ होती है, चुनाव है, सामाजिक आंदोलन है, उनमें भी एक विद्यार्थी के रूप में या एक नागरिक के रूप में वह व्यक्ति भाग लेता है और वहाँ उसका समाजीकरण होता है। और वह देखता है कि राज्य अच्छे आचरण पर नागरिकों को प्रोत्साहित करता है, पुरस्कार देता है, गलत आचरण पर दंडित करता है, नियमों की अवहेलना पर उसे सजा दी जाती है। एक शासन प्रणाली होती है राज्य की। तो इस प्रकार राज्य भी समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, जहाँ उसका समाजीकरण होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और इसके अलावा जनसंचार माध्यम यानी मास मीडिया भी समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। एंथनी गिड्डेंस ने इस पर बहुत अधिक बल दिया है। हम देखते हैं कि समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके माध्यम से ही हमें देश दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। हमारी धारणा बनती है, विचार और मनोवृत्तियों का निर्माण होता है, हमारे व्यक्तित्व इनसे प्रभावित होता है। इनके माध्यम से हम जीवन और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानते हैं, समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानते हैं, अच्छी बुरी बातें जानते हैं। तो इस प्रकार मास मीडिया का भी समाजीकरण में बहुत अहम योगदान होता है। तो इस प्रकार ये समाजीकरण के मुख्य अभिकरण हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है, समाज की संस्कृति को आत्मसात करता है और एक समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। और यही व्यक्तित्व का समग्र और संतुलित विकास होता है। और व्यक्तित्व का समग्र और संतुलित विकास करना ही समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही समाज का योग्य और सक्षम और योग्यता से संपन्न एक घटक होता है, एक कड़ी होता है, एक नींव होता है समाज की, जो समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देता है, समाज की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देता है, समाज के बेटरमेंट, समाज के एकीकरण, समाज के संतुलन और समाज के व्यवस्थित संचालन में अपना योगदान देता है। और यही समाज चाहता है और यही समाज की उन्नति और प्रगति के लिए आवश्यक भी है। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया और समाजीकरण के चरण और समाजीकरण के जो अभिकरण है उनका सरल संक्षिप्त सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समाजीकरण के जो सिद्धांत हैं, जो विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक आत्म के विकास की जो थ्योरीज दिए, उनको हम समाजीकरण के सिद्धांत भी कह सकते हैं और सामाजिक आत्म के विकास के सिद्धांत भी कह सकते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।